यूपीएससी पीवाईक्यू डिकोड सीरीज को आपने जिस तरीके से ढेर सारा प्यार दिया, उसको देखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पीवाईक्यू डिकोड सीरीज के अंतर्गत हम 5 साल के पीवाईक्यू को डिकोड करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज हम कवर कर रहे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। पिछले 2 वीडियो में हमने पॉलिटी के 2021 व 2022 के क्वेश्चन को कवर किया है। इस वीडियो में पॉलिटी के सेशन 3 के अंतर्गत हम यूपीएससी 2023 में पूछे गए पॉलिटी के सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए 2023 में, वो टोटल जो है वह 15 प्रश्न पूछे गए। अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए, टॉपिक का नाम यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी में व अंग्रेजी में मेंशन है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरीज है उस पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसे 7th शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे क्वेश्चन पूछे गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे 2 प्रश्न पूछे गए इस साल, पार्लियामेंट से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया, 5th शेड्यूल का 1 प्रश्न था, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से संबंधित 1 प्रश्न, और आर्टिकल 365 पर 1 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री संवैधानिक विकास जिसको बोलते हैं उस पर क्वेश्चन, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बारे में, नेशनल सिंबल यानी कि झंडा के बारे में, इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, और एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इन 15 प्रश्नों को डिकोड करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और डिटेल तरीके से स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो 31 नंबर से लिया गया है। यहाँ पे हमने यूपीएससी से पीवाईक्यू के प्रश्न डायरेक्ट वहाँ से उठाया है। वहाँ पे जो नंबरिंग थी यूपीएससी के पेपर में हमने वैसे ही उठाया है, इसलिए नंबर यहाँ पे ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन क्या है? विधि की सम्यक प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मीन्स क्या है? तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये होता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे ना जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है ना, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल की जाती है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें ना, तो हमारे जो संविधान है, संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऐसा मेंशन किया गया है। अब बाद में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल की व्याख्या की गई और सुप्रीम कोर्ट ने करतार सिंह वाद में कहा कि इसमें न्यायसंगत एवं निष्पक्षता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाद में यहाँ पे आता है मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी मामले जो कि 1987 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, इसके तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया को मान लिया। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 21 के अंतर्गत समाहित है, उसकी आत्मा को शामिल करता है। अब डिफरेंस क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या है कि विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार से या उसके राइट टू लाइफ से वंचित कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि विधि अगर तार्किक तरीके से ना बनाई जाए तो विधि बना दी जाए और किसी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर लिया जाए, लेकिन विधि की प्रक्रिया ही अगर निष्पक्ष ना हो तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शामिल किया जाता है। यानी कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वह स्वयं में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को समाहित करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वाद में इस चीज़ को स्थापित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ना जेल प्रशासन के बारे में, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या यूँ कह दें जेल के बारे में। ये क्वेश्चन ना पीवाईक्यू से रिपीट है। जैसे कि अभी हमने देखा था यूपीएससी के 2021 में ये सवाल पूछा था, यहाँ कैदी के बारे में सवाल पूछा था, और यहाँ पे हमने डिटेल तरीके से डिस्कस किया था कि जेल जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है फेरोल परलों से संबंधित। तो ये टॉपिक जेल के अंतर्गत था, लेकिन यहाँ पे हमने फेरोल और
पैरोल और फरलो को जिक्र किया था। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो 2021 के वीडियो को आप जाके देखो, पॉलिटी जो 1 वीडियो है उसमें इसको हमने डिटेल तरीके से कवर किया है। तो यहाँ पे ना वही टॉपिक, अगर आप ये जानते हैं कि जेल राज्य सूची का विषय है तो यहाँ पे देख सकते हो, दैनंदिन जेल प्रशासन, जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम विनियम से करती, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी में आप देख लो यहाँ पे, तो जो प्रिजन्स हैं वो मैनेज की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनके अपने विधि के द्वारा, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, राज्य सूची का पार्ट है प्रिजन्स, इसलिए ऐसा ऑप्शन सही है। फिर दूसरी ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना जेल का जो नियंत्रण है जेल अधिनियम 1894 के तहत किया जाता है। इससे जेल जो है वह प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में हमेशा रहा है, तो ये भी सही ऑप्शन कि जो प्रिजन एक्ट 1894 है इसके तहत राज्य सरकारें जेल से संबंधित विनियम या जेल का नियंत्रण करती हैं। तो कथन ये भी सही है, कथन ये भी सही है, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर इज ए। अब हम इसको डिटेल तरीके से समझते हैं, क्योंकि जेल जो है ना यूपीएससी का है फेवरेट टॉपिक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कारागार या जेल की, तो जो जेल है ना वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची के जो राज्य सूची है, सूची 2, उसके एंट्री 4 यानी प्रविष्टि 4 में जो है कारागार या प्रिजन का उल्लेख है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिजन्स, सुधार गृह, रिफॉर्मेटरीज एंड बोस्टल संस्थान, और इस संस्थानों में बंद व्यक्तियों को यहाँ पे कवर किया गया है। इसके बाद प्रशासन और प्रबंधन की बात करें तो जेलों का जो प्रशासन है, प्रबंधन है, पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये राज्य सूची का एक विषय है। अगर हम नियमों के निर्माण की बात करें तो राज्य सरकारें अपने नियम का निर्माण करती है, उनके जेल मैनुअल नियम होते हैं। हर राज्य सरकार के नियम अलग अलग होते हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को जेल पर नियम बनाने का अधिकार है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की कोई भूमिका होती है कि नहीं, तो बिल्कुल होती है। जो गृह मंत्रालय है वो राज्यों को दिशा निर्देश प्रदान करता है जेल से संबंधित मामलों में। यहाँ पे केंद्र सरकार ने आदर्श कारागार मैनुअल, मॉडल प्रिजन्स मैनुअल बना रखा हुआ है, जिसके तहत राज्यों को ये कहा गया है कि आप इस मैनुअल का पालन करो, इस तरीके से आप जेल कारागार में बंद व्यक्तियों को इस तरीके से आप ट्रीट करो। यहाँ पे आदर्श कारागार अधिनियम है, मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 में लाया गया है। इसके तहत भी राज्य सरकारों को एक मॉडल जो है प्रिजन्स जो प्रोसेस है या प्रिजन्स के साथ कैसा व्यवहार करना है या कैसे उनको संरक्षित करना है, ये सब चीज़ यहाँ पे खाका तैयार किया गया है। राज्य सरकारें उसका पालन करते हुए जेल का प्रशासन करती हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं राज्यों पर, ये सभी आदर्श सब लिखा हुआ है, मॉडल है, राज्य सरकारें इनका पालन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है राज्यों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। जेल के आधुनिकीकरण पे देखें तो केंद्र सरकार एक्टिव होकर काम कर रही है। अभी हमने देखा कि ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन जेल का प्रशासन तो राज्य सूची का विषय है, जेल भी राज्य सूची का विषय है। लेकिन अगर कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, तो ये समवर्ती सूची का विषय आ जाता है। और यहाँ पे जब समवर्ती सूची का विषय आएगा तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। यदि केंद्र सरकार कैदियों के एक राज्य से दूसरे राज्य के स्थानांतरण पर कोई कानून बनाएगी तो वो विधि अधिभावी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जो जेल का प्रशासन होता है, कारागार अधिनियम 1894 के तहत राज्य सरकारें करती है, प्रिजन्स एक्ट के तहत। तो इस प्रिजन्स एक्ट की अगर हम बात करें तो ये जेल के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन को विनियमित करने वाला सबसे पुराना और औपनिवेशिक काल का कानून है। 1894 में इसको अंग्रेजों ने लाया था। इस अधिनियम में कारागार को डिफाइन किया गया है कि कारागार क्या होगा, प्रिजन क्या होगा। प्रिजन होगा जो राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन कैदियों को रखने के लिए कोई स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान को जो घोषित करती है, चाहे भूमि हो, भवन हो या फिर कोई मैदान वगैरह हो, तो उसको हम कारागार बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ना पुलिस हिरासत में कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पे रखा जाता है वो कारागार होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1882 की धारा इसके तहत कोई नियुक्त कोई स्थान जहाँ पे कैदियों को रखा जा सकता है या फिर राज्य सरकार कोई आदेश द्वारा ऐसा घोषित कर सकते हैं। कुल मिलाकर कारागार जो है उसकी घोषणा राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट करती है किसी आदेश वगैरह के द्वारा, और उसमें कोई भी भूमि, भवन, मैदान, ग्राउंड एक्सेट्रा हो सकते हैं। आप जानते हैं कभी अगर कोई ऐसा मामला होता है कि ज़्यादा संख्या में लोगों को बंदी बनाया जाता है तो स्कूल, कॉलेज या फिर ऐसे क्षेत्र को भी कारागार के रूप में घोषित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे ना क्वेश्चन ये है कि जो संविधान है
उसके प्रयोजन को सबसे अच्छे रूप से कौन डिफाइन करता है, यानी कि चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का क्या होगा उसको कौन बताता है। तो भाई पढ़िए ऑप्शन को कि आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। तो ये चलिए बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है। राजनीतिक पद और सरकार के सृजन को सुकर बनाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है सरकार की शक्तियों को परिभाषित करती है। हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत इस चीज़ को पढ़ा है कि डिफाइंड एंड लिमिट ऑफ द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की शक्तियों को डिफाइन करे, उस पर बाधा या उस पर सीमाएँ आरोपित करे, वो होता है संविधान। और संविधानवाद की कॉन्सेप्ट में हमने इसको बेहद विस्तृत तरीके से पढ़ा था। अब यहाँ पे बात करते हैं, फिर से हम एक बार देखते हैं संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो संविधानवाद जो है वह संविधान पर आधारित एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संविधान को ही सर्वोच्च महत्व प्राप्त होता है। संविधानवाद की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वह जॉन लॉक ने किया था। अगर भारत में संविधानवाद की बात करें तो केशवानंद भारतीवाद में जब मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित हुआ, तो यहाँ पे संविधान को सर्वोच्च माना गया और बोला गया संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उस पर एक सीमा आरोपित किया गया कि संसद जो है वह मूल ढांचा का उल्लंघन या मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ऐसे में संविधानवाद की अवधारणा को मजबूती मिली कि यानी सरकार जो है या संसद संविधान को यूं ही नहीं पलट सकती है। इसके बाद आपका आता है IR कोएल्हो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधानवाद शब्द का विस्तार से उल्लेख किया। पहली बार जो है संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने एज अ वर्ड शब्द के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंशन किया, उसको डिफाइन किया कि क्या होता है संविधानवाद। IR कोएल्होवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधानवाद का मतलब एक ऐसी अवधारणा जिस पर सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण की पुष्टि करता है, यानी कि जो सरकार है उसकी शक्ति अनलिमिटेड नहीं होगी, उस पर संविधान के द्वारा एक कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे संविधानवाद की अगर विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले संविधान सर्वोच्च होता है संविधानवाद में कि भाई संविधान इतना सर्वोच्च होता है कि कोई संसद संविधान को नहीं पलट सकती या संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सीमित सरकार, अच्छा इसी चीज़ को हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी देखा था कि संविधान की मूल ढांचा या मूल भावना से छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो संविधानवाद है वह संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत से पॉजिटिव रूप से संबंध रखता है। तो संविधानवाद की विशेषताओं में आप देख सकते हो कि संविधान सर्वोच्च होगा, सुपीरियर होगा, सरकार सीमित होगी, सरकार की जो शक्ति है उस पर संविधान के द्वारा काफ़ी कंट्रोल या काफ़ी बाउंड्रीज सेट की जाएगी, उसके अधीन रहते हुए सरकार कार्य करेगी। शक्तियों का पृथक्करण होगा, शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करेगी। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच आप देखते हो आर्टिकल जो 50 है अनुच्छेद 50 है उसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका, विधायिका जो है वो किस तरीके से ये शक्तियों के पृथक्करण के रूप में कार्य करेगी। इसके बाद हम मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा की बात करें तो संविधानवाद मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा की रक्षा करता है कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और न्यायपालिका संविधान की समीक्षा करेगी, किसी भी अधिनियम होगा इसकी समीक्षा करेगी, उसको रद्द घोषित कर सकती है यदि वो संविधान से ऊपर पाया जाता है। तो महत्व की बात करेंगे तो निरंकुशता एवं तानाशाही पर रोक लगती है क्योंकि संविधान का शासन होता है, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता है। सरकार जितनी भी बहुमत में आ जाए संविधान के मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं कर सकती, संविधानवाद की मूल आत्मा पर किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं कर सकते। नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का पूर्णतः सम्मान होता है। विधि के शासन शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करने का काम यहाँ पे संविधानवाद की अवधारणा करती है। तो ये हो गया संविधानवाद का महत्व वगैरह। आप देखते हो PYQ में ना संविधानवाद पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस चीज़ को आपने डिटेल से समझा है तो आशा करते हैं कि अब संविधानवाद जैसे टॉपिक पे आपका सवाल बिल्कुल बच जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। मतलब यहाँ पे जो है इस चीज़ को कहा गया है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो है मूल अधिकार की न्यायिक व्याख्या को ओवरकम करता है, अधिभूत करता है। यानी कि जो न्यायिक व्याख्या है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, उसको
सीमित करता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये है पहला संविधान संशोधन। आप सभी जानते हैं जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, इसके द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कहा गया कि इस अनुसूची में जो शामिल कानून हैं इनका मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स ये हो गया कि अब अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून शामिल किया गया है तो भले ही संविधानवाद के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लैप्स करता है तो भी उसको हम जाके न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे ना, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो केस में 2007 में कहा कि देखो 9वीं अनुसूची जो है वह संविधान से ऊपर नहीं है, 9वीं अनुसूची को भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 अप्रैल 1973 जो केशवन भारती जो केस था, जो फैसले की तारीख थी जिस दिन ये डिसाइड हुआ था कि संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस तारीख के बाद अगर कोई भी संविधान संशोधन किया गया है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा बिल्कुल की जा सकती है। अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की, तो अगर हम बात करें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की, तो एक तो हमने 9वीं अनुसूची को देखा, दूसरा इसमें जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। इसमें बोला गया जो प्रतिबंध था ना, उसमें लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना जैसे प्रतिबंध लगाए गए और इन प्रतिबंधों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित किया गया। यानी जो पब्लिक ऑर्डर है ना, पब्लिक ऑर्डर पहले मेंशन नहीं था, पब्लिक ऑर्डर जो है वह लोक व्यवस्था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत आर्टिकल 19(1)(a) पर प्रतिबंध के रूप में शामिल किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि जो संगठन है उस पर विचार करना है। पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे संवैधानिक निकाय कौन सा है, कितने हैं, तो आप देख लो, विचार कर लो। यहाँ पे सबसे पहला आपका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको बोलते हैं NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। इसके बाद मानवाधिकार आयोग है NHRC। आप सभी जानते हो NHRC का जो गठन है वह मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, इसलिए मानवाधिकार जो आयोग है वह संवैधानिक निकाय नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दो। राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग का गठन सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता है, एक कार्यकारी निकाय के रूप में राष्ट्रीय विधि आयोग का गठन किया जाता है, इसलिए इसको भी स्किप कर दो। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का जो गठन है वह भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया जाता है। 2019 में इसको संशोधित भी किया गया, इसको भी आप हटा सकते हो। अब आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? केवल एक, ओनली वन। यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इज राइट ऑप्शन। बाकी जितने भी ऑप्शन है ये संविधान के अंतर्गत नहीं है, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पे सवाल है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के जितने भी कार्य निष्पादन है वह अविधि मान्य होंगे, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 71 के अंतर्गत 71(2) में कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि या उससे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में जो भी उन्होंने कार्य किया था वह अमान्य नहीं होंगे, उनको जीरो घोषित, शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, नल एंड वाइड घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन याद रखिए। फिर यहाँ पे दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं। यानी कि कह रहा है कि भाई कुछ राज्यों की विधानसभाएं अगर पोस्टपोन हो गई हैं या यानी कि कुछ राज्यों की विधानसभाएं अगर जो है निलंबित हैं, तो इस आधार पर अगर कोई डिसॉल्व है स्टेट लेजिस्लेटिव तो इस आधार पर राष्ट्रपति के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर देखोगे आर्टिकल 71(4) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कभी भी इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ओके, यानी कि किसी राज्य की विधानसभा अगर विघटित है तो निर्वाचक मंडल पे प्रश्न आरोपित नहीं किया जा सकता है। ओके, इसके बाद में
ये भी गलत हो गया। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास एक टाइम बाउंड्री होता है, उसके अंदर राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। तो भारतीय संविधान में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर इज डी, नन। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई विवाद होगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित तो विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व किया जा सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ऐसा डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें फिर ये भी कहा गया है कि अगर चुनाव कभी होगा तो उसको इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा कि किसी राज्य में विधानसभा विघटित थी। इसके साथ में ये भी व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट अगर अमान्य घोषित करता है, नल एंड वाइड करता है, तो उसके पूर्व, इस निर्णय के पूर्व जितने भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्य होंगे वह वैलिड रहेंगे, उसको किसी भी प्रकार का अविधिमान या अमान्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 111, जैसे कि यहाँ ऑप्शन था कि विधेयक पर राष्ट्रपति को टाइम ड्यूरेशन में सिग्नेचर करना पड़ता है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को उठाया। आर्टिकल 111(1) में विधेयकों पर सहमति से संबंधित डिटेल्ड प्रोविज़न किए गए हैं। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास अगर विधेयक आता है तो या तो सहमति करेंगे या सहमति रोकेंगे, यानी हो सकता है साइन कर दें, या तो साइन कर देंगे या तो साइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को लौटा सकते हैं। कितनी बार? केवल और केवल एक बार लौटा सकते हैं। और जब भी लौटाएंगे तो अगर फिर से दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा विधेयक पर पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो उसको साइन करना बाध्यकारी हो जाएगा। ये मेंशन है आर्टिकल 111 में। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई टाइम बाउंड्री का जिक्र नहीं है, कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में आप जानते हो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को या तो पारित करना होता है या तो फिर लोकसभा को अनुशंसाओं के साथ वापस करना होता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के सहमति से संबंधित या राष्ट्रपति के सिग्नेचर से संबंधित कोई भी ऐसा टाइम ड्यूरेशन किसी विधेयक के संदर्भ में नहीं दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइनेंस बिल एंड मनी बिल के बारे में। बेहद ही रिपीटेड थीम है, अक्सर फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में सवाल पूछते हैं। हम तो कहेंगे आप टेबल बना लीजिए, फाइनेंस बिल और मनी बिल का एक टेबल बना लीजिए, डिटेल तरीके से इसको नोट्स बना लीजिए, रट लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजेगी तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृति कर सकता है। देखिए ऐसा है, अगर वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक को राज्यसभा या तो संशोधित करेगा या तो अस्वीकृत कर सकता है। अब वित्त विधेयक अगर 1 है तो राज्यसभा को ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन वित्त विधेयक अगर 2 है तो राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। और यहाँ पे सकना का शब्द यहाँ पे कैन अमेंड लिखा हुआ है और रिजेक्ट। तो अगर हम फाइनेंस बिल 2 की बात करें तो राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, फाइनेंस बिल 2 की बात हो रही है। तो ऐसे में आप इस कथन को पार्शियली मान सकते हो कि सही है। चलिए सही है, क्योंकि ये सवाल जो है ना काफ़ी डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे ना सारी कोचिंग ने इसका केवल और केवल 2 को ऑप्शन सही माना था, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आई तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में केवल 2 ऑप्शन को सही माना गया। तो केवल 2 का मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही माना गया। अब यहाँ पे देखते हैं ना, कुछ कोचिंग वालों ने बाद में कहा कि ये ऑप्शन 3 सही है। आप देखो ऑप्शन 3 क्या लिखा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर असहमति होगी तो धन विधेयक पर कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। हाँ सही तो है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो यहाँ पे आवश्यक शब्द है ना, नेसेसरी जो है ना वो गलत हो जाता है, क्योंकि आवश्यक नेसेसरी नहीं होती है। तो बहुत सारे कोचिंग वालों ने इसको सही माना है, बट मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। और अगर यूपीएससी के हिसाब से भी चलें तो भी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही है। लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में जब भेजेगी तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पीछे बोला था आपसे ना कि राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन धन विधेयक यानी मनी बिल को रोक सकती है। इट मीन्स कि ऑप्शन 2 इज राइट, क्योंकि राज्यसभा को ऐसा कोई पावर है नहीं कि वो उसे संशोधित या स्वीकृत कर दे। अनुशंसाएं कर सकती है मनी बिल के बारे में,
रिकमेंड कर सकती है लोकसभा को, लेकिन अमेंड या फिर रिजेक्ट करने का कोई पावर नहीं है, खासतौर से मनी बिल के मामले में, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र है। तो 2 आंसर इज राइट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन 2 राइट, ऑप्शन 1 भी राइट है, क्योंकि अगर फाइनेंस बिल 2 होगा तो कैन अमेंड और रिजेक्ट ऑफ बाय द राज्यसभा बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 सही है, 3 गलत है। बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्री की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे तीसरे को उन्होंने सही माना है, बट यहाँ पे देखो संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, बिल्कुल गलत है। संयुक्त बैठक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वित्त विधेयक अगर 1 होगा तो वहाँ पे नहीं होगी, वित्त विधेयक 2 होगा तो वहाँ पे होगी, और यहाँ पे आवश्यक है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, तो 1 में तो नहीं होती है। तो ऐसे में इसका राइट आंसर यूपीएससी के हिसाब से चलो तो भी बी है, और मेरे हिसाब से चलो तो भी बी है। ओके, इसके बाद अब ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में, यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में राष्ट्रपति घोषित करता है आदेश के द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भाई कोई शेड्यूल्ड जो एरिया होगा इसको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रेसिडेंट एक ऑर्डर करके डिक्लेयर कर सकता है। ये आंसर इज राइट। अब दूसरी की बात करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक होती है या गांव का समूह होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसे मान सकते हो कि जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया के रूप में आप डिस्ट्रिक्ट को भी देख सकते हो, और यहाँ पे लोवेस्ट तो गांव स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे होती ही है। तो ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसा होता है। इसको बाद में केंद्र सरकार ने 2013-14 में एक आदेश के द्वारा ऐसा कहा था। फिर यहाँ पे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट दें। तो यहाँ पे जो राज्य के मुख्यमंत्री का जिक्र है ये बिल्कुल गलत है, ये चीफ मिनिस्टर का जिक्र नहीं है, ये स्टेट गवर्नर का वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह प्रेसिडेंट को इसके बारे में, जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन है उसके बारे में प्रतिवेदन दे, वार्षिक प्रतिवेदन दे। कौन देगा? गवर्नर देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम ना 5वीं अनुसूची को डिटेल तरीके से देख लेते हैं, और अनुसूचित क्षेत्र को, क्योंकि बार बार इस पर सवाल पूछा गया यूपीएससी में, तो हम यहाँ टॉपिक को डिकोड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिटेल तरीके से देखेंगे। जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल है, उसके अंतर्गत शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, और कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति जो है आदेश के द्वारा ऑर्डर करके राष्ट्रपति जो है अधिसूचना के माध्यम से घोषित करे। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एरिया है इसको घोषित करने या उसकी सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, उसकी बाउंड्रीज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाएगा। और राष्ट्रपति जब भी ऐसा कोई निर्णय लेगा तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, यानी कि कोई शेड्यूल्ड एरिया है, अब इस शेड्यूल्ड एरिया के क्षेत्र को मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ाना है या फिर इसके क्षेत्र को डिवाइड करना है, काटना है, तो इस सब के संदर्भ में जो निर्णय है वह राष्ट्रपति लेगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल के परामर्श से ऐसा करेगा। यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि जब भी राज्य का राज्यपाल वार्षिक रूप से राष्ट्रपति को प्रतिवेदन जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में देता है, जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित डिटेल्ड रिपोर्ट जो गवर्नर है वो एनुअली रूप से प्रेसिडेंट को देता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे, राजस्थान जैसे क्षेत्रों को देख सकते हो जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है। फिर यहाँ पे बात करें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के जो मानदंड है, इसको ढेबर आयोग ने 1960-61 में मानदंड दिया था। इसको प्रथम अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग भी बोलते हैं। फर्स्ट शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन बोलते हैं ढेबर कमीशन को, जो कि 1960 एंड 61 के अंतर्गत फॉर्म किया गया था। यहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने के जो मानदंड है वो बताया गया है कि वहाँ पे आदिवासी आबादी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुलता हो 50% से अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो। क्षेत्र सघन हो, आकार उचित हो, अविकसित रूप हो, ऐसा नहीं कि बहुत डेवलप एरिया है उसको जो है आप अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दो। आसपास के क्षेत्र की तुलना में लोगों के आर्थिक स्तर में भी
स्पष्ट रूप से असमानता है, यानी कि लोग वहाँ पे गंभीर गरीबी का शिकार हैं या गरीबी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे 2013-14 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, भारत सरकार ने यह आदेश दिया था कि जो ब्लॉक या तालुका, जिला जैसी जो व्यवहार प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उसको जो है एक अतिरिक्त मानदंड के रूप में घोषित किया जा सकता है। इस मानदंड का एक विस्तार किया गया था कि जिला, ब्लॉक या तालुका यानी गांव स्तर की जो इकाई है, प्रशासनिक इकाई है, उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित की जा सकती है। यही यहाँ पे क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में क्या था कि सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गाँव। तो देख लीजिए यहाँ पे जो केंद्र सरकार का जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय का जो आदेश है उसमें यहाँ पे जिला और गाँव के समूह या तालुका, या जिसको गाँव भी बोल सकते हो आप, इसको माना गया है। तो 5वीं अनुसूची पे यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछे, कई बार सवाल पूछे, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में है 16/4 आरक्षण से संबंधित, और यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 16/4 के अंतर्गत आरक्षण की नीतियाँ बनाई जाएगी, जो यहाँ पे 16(4) के अंतर्गत जो बनाया जाएगा आपका रिजर्वेशन पॉलिसीज, इस रिजर्वेशन पॉलिसीज को जो आर्टिकल 335 है इसके अंतर्गत मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक दक्षता या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने को सुनिश्चित करते हुए ऐसा करना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वह दिया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि जो संविधान का आर्टिकल 335 है इसमें प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित किया गया है, तो बिल्कुल गलत है। ये परिभाषित डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए बार बार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन में एम नागराजवाद एवं लक्ष्मी नारायणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है डिसीजन दिया है। काफ़ी विवाद रहा है कि आखिर में प्रशासनिक दक्षता किसे माना जाए और क्या प्रशासनिक दक्षता को आरक्षण के एक मानक के तौर पे स्वीकार किया जाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखोगे पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट इज़ राइट एंड सेकंड इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे आपको सही जवाब मिल जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आरक्षण से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप पढ़ सकते हो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, एम नागराजवाद को देख सकते हो, लक्ष्मी नारायणवाद को देख सकते हो। ऐसे जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पे डिसीजन वगैरह उसको जाके डिटेल तरीके से पढ़ सकते हो, आप गूगल से भी निकाल सकते हो। इसके बाद में अगर हम बात करें ना, ये सवाल पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर है ना, गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, कौन से एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बात हो रही है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किस एक्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो ये है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। क्या है 1833 के चार्टर एक्ट में, पढ़ते हैं डिटेल तरीके से कि यहाँ पे ना केंद्रीकरण की दिशा में एक प्रयास था, या यूँ कहें कि केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था, क्योंकि आप जानते हो इसके बाद 1857 का विद्रोह होता है और फिर बाद में 1861 के एक्ट में विकेंद्रीकरण की तरफ फिर से कदम बढ़ाया जाने लगा। तो यहाँ पे बात करें ना कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया, और बोला गया कि जो भी भारत की सभी राजनीतिक और सैन्य शक्तियाँ, जितने भी सिविलियन एंड मिलिट्री पावर होगा वो सभी और सभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत होगी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। इसके बाद में कहा गया कि किसे सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इनको सबसे पहले बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद में बम्बई और मद्रास के जो राज्यपाल थे उनको जो विधि निर्माण की शक्ति थी उस शक्ति को छीन लिया गया, और ये सारी शक्तियाँ, विधि निर्माण की शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गई। यानी कि अब जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर्स थे या गवर्नर जनरल जो भी मान लो आप, उनको ये सारी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और ये सारी शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर जनरल को ट्रांसफ़र कर दी गई और उसे भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको अब एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, वाणिज्यिक निकाय के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया गया। आप जानते हो चाय और चीनी के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर अन्य सभी के साथ व्यापार को 1813 में
एक्ट में समाप्त किया गया था और 1833 में चाय और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बजाय एक प्रशासनिक कंपनी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गए और इसके बाद जो भी कानून बनाए गए उसको जो है अधिनियम कहा गया और इसके पहले के कानून को विनियम कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, वह केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्र सरकार का दायित्व है कि राज्यों को आंतरिक विक्षोभ या फिर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उससे प्रिवेंट करे, उससे रक्षा करे। तो बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह स्टेट गवर्नमेंट को इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति, आंतरिक विक्षोभ से बचाती है। आप जानते हो कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है इसी के अंतर्गत लगाया भी जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि दूसरा जो ऑप्शन है, भारत के संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट देता है। तो यहाँ पे देखो ऐसा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें ठीक है प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध से संबंधित व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसे किसी भी विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने के बारे में कोई चर्चा या छूट की बात नहीं कही गई है। ये ऑप्शन जो दूसरा है वह बिल्कुल गलत होगा। अब हम ऑप्शन 3 की बात करते हैं। तो आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जो आप का प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 जिसे हम पोटा भी बोलते हैं, ये पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्कृति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को स्व अभिशंसन के विरुद्ध जो है नहीं माना जाएगा, यानी कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध अगर गवाही देगी तो उसको एज साक्ष्य नहीं घोषित किया जाएगा। वैसे इस संविधान के अंतर्गत नहीं, ये हमारे जो है साक्ष्य अधिनियम में ऐसा प्रोविज़न किया गया है। अगर हम बात करें तो जो गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान को डिटेल तरीके से देखते हैं तो आर्टिकल 22 के 1 और 2 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको जो अधिकार प्रदान किए जाएंगे वो कौन से हैं। तो सबसे पहले गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की बात कि वो लीगल जो है काउंसिल उपलब्ध कराएगा। लेकिन ये किस में, ये है सामान्य गिरफ्तारी में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, निवारक निरोध में। तो निवारक निरोध की व्यवस्था है, लेकिन निवारक निरोध में ऐसी विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने के बारे में छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सामान्य गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको राइट टू लीगल काउंसिल, वकील से परामर्श करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, यात्रा के समय को छोड़कर, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में ना रहने का अधिकार। ये चारों अधिकार जो है आर्टिकल 22 में मेंशन है। इसमें जो है जो 24 घंटे से अधिक हिरासत में ना रहने का अधिकार है ये नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये ध्यान रखिए, जैसे पाकिस्तान वगैरह के साथ युद्ध होता है तो उनके जो बंदी होंगे उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। अगर हम बात करें इस जो इन अधिकारों की सीमाएँ हैं वो क्या है, एक तो शत्रु देश के नागरिक जो विदेशी नागरिक हैं जो इनके साथ हमारा युद्ध हो रहा है, दूसरा निवारक निरोध जो कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में यही देखा गया, निवारक निरोध की बात की गई और निवारक निरोध को अपवाद के तौर पे ट्रीट किया जाता है। 22 के तहत जो ये सारे अधिकार है निवारक निरोध के मामले में इनका पालन भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। कोई ऐसा इस विशेष तरीके से नहीं कहा गया पालन नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा बाध्यकारी नहीं है, ऐसा अपवाद है। साक्ष्य अधिनियम के तहत यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खिलाफ जो है अगर पुलिस हिरासत में किसी भी प्रकार का बयान देता है, साक्ष्य देता है तो उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। खासतौर से मौखिक बयान को अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो उसको प्रूफ किया जा सकता है, बट मौखिक बयान को नहीं माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे ना तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो इलेक्शन हुआ था वो शायद 2022 में इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है डीप तरीके से जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं के नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के अर्ह हैं। तो यहाँ पे नाम निर्दिष्ट जो सदस्य है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, इसको जो है वो कह रहा है कि ये जो है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। तो ये बिल्कुल
गलत होगा। नाम निर्दिष्ट सदस्यों को, चाहे वो संसद हो चाहे राज्य विधानसभा, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो निर्वाच्य विधानसभा सीट है जितनी अधिक होगी, उस राज्य से प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो देखिए ऐसा है कि ये कोई मानक नहीं है। जिस राज्य के निर्वाचन सीट ज़्यादा होगी तो प्रति जो एमएलए के वोट का मान है वो ज़्यादा होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन टोटल वोट की बात करेंगे तो अगर सीट ज़्यादा होगी तो टोटल वोट ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे ईच एमएलए की बात हो रही है, पर एमएलए की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट से मान से अधिक होगा। तो तीसरा भी ऑप्शन गलत है। अगर उस टाइम चुनाव हुआ था, डिटेल तरीके से लिस्ट उपलब्ध थी, वहाँ पे आप देख सकते थे। यहाँ पे पुडुचेरी के एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट के मान से अधिक होगा। जो पुडुचेरी के जो वोटर्स हैं, इनका जो वैल्यू है ईच एमएलए का, वो हायर देन होगा किसके, अरुणाचल प्रदेश के। इसमें रीजन भी दिया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या में निर्वाचित सीटों की कुल जनसंख्या से अनुपात अधिक है। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया गया है। इस सारे उत्तर में केवल एक ऑप्शन सही है, ओनली वन इज़ करेक्ट। अब हम इसका अगर देखें तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये क्या होता है, कैसे होता है, इस प्रक्रिया को देखें तो निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल जो है आर्टिकल 54 के तहत गठित किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, और अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या था, यहाँ पे नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेटेड थे, इसलिए गलत हो गए। तो इलेक्टेड मेंबर्स, जो संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको शामिल किया जाएगा। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा, यहाँ भी इलेक्टेड मेंबर्स को ही शामिल किया जाएगा। यहाँ पे ना 17वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद में दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसको भी प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अगर हम आर्टिकल 55 की बात करें तो वहाँ पे प्रावधान है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व कैसे होंगे, तो वहाँ पे खास तौर से एकरूपता करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता होगी। अब यहाँ पे ना जो होता है कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या के आधार पे वहाँ पे सीटें मिलती हैं। अब यहाँ पे ना अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें ना तो जिस राज्य की जो जनसंख्या होगी उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पे सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटों का मूल्य हमेशा समान होगा ऐसा नहीं है। राज्य की जो जनसंख्या है और जो सीट है उसको जनसंख्या से डिवाइड करके उसके एमएलए का वोट का मूल्य होगा। जो राज्य की जनसंख्या है वह अभी 2026 तक के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़े यहाँ पे लिए जाते हैं। अगर हम किसी राज्य के विधानसभा यानी एमएलए के वोट की वैल्यू की अगर हम बात करें, किसके, एमएलए के वोट की वैल्यू, तो राज्य की जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसको विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दोगे और 1000 से गुणा कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अभी तो हमारा 21 करोड़ है, लेकिन ये 1971 की जनगणना देखा जाएगा तो हो सकता है उस टाइम 15 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन रहा हो। और जितने टोटल निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, वो निर्वाचित सदस्य यहाँ डिवाइड करेंगे और 1000 से गुणा करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। जो जनसंख्या होगा 1971 का लिया जाएगा। इसके बाद में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य की बात करेंगे तो राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को आवंटित वोटों की कुल संख्या, यानी ऐसे करके ना सारे राज्य में जो जितने भी 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 दिल्ली और पुडुचेरी, इन सब को जोड़ दिया जाएगा। इन सबको जोड़ करके जितनी जो है कुल संख्या होगी उसको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे राज्यों के प्रतिनिधित्व और संसद के प्रतिनिधित्व में एकरूपता या समानता होगी। और यही यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता होगी, ठीक है, एवं राज्य व संसद के प्रतिनिधित्व या केंद्र के प्रतिनिधित्व में भी एकरूपता होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी के वोट का वैल्यू क्या होगा, एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होगा, तो एमएलए के वोट का वैल्यू राज्य की जो कुल जनसंख्या उसका होगा उसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड करेंगे और 1000 से गुणा करेंगे।
एमपी के वोट की वैल्यू, जितने भी एमएलए की वोट की वैल्यू है सारे राज्यों को, उनको जोड़ देंगे, फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो एमपी के वोट की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की ध्वज संहिता के बारे में है, जो आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल फ्लैग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो मानक माप है वह 600 mm इंटू 400 mm है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ दिया है नेशनल फ्लैग का वो 600 mm इंटू 400 mm है, ये गलत ऑप्शन है, ये साइज़ नहीं है। साइज़ जो है वो अलग अलग है, बहुत सारे साइज़ है, 10-12 अलग अलग साइज़ है, वो अलग अलग जगह पर लगाने के लिए है कि कहाँ पे किस साइज़ का झंडा लगेगा, बट ये 600 इंटू 400 mm का मानक नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो ध्वज की लंबाई है, जो फ्लैग की लंबाई है, लेंथ और हाइट का जो अनुपात है वह 3:2 होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 1 गलत है लेकिन ऑप्शन 2 राइट है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, राइट ऑप्शन डी है। जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसमें जो फ्लैग वगैरह के माप वगैरह है उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी, फ्लैग के साथ कैसे ट्रीट करना है और किस तरीके से फ्लैग को सम्मान देना है और फ्लैग के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ वहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेज के बारे में जो क्वेश्चन है वह है संविधान दिवस के बारे में, कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसका जो महत्व है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ है उसको नागरिकों के अंतर्गत सिटीजन में प्रमोट करने की बात की जाती है। दूसरे जो ऑप्शन है इनकी बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में समिति बनाई। तो बिल्कुल यहाँ पे गलत ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 का डेट आप जानते हो, इस दिन को जो है वह भारत का संविधान जो है अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। हमारे जो संविधान है उनकी जो प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 का जिक्र है। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई थी वह 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेटी बनाया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, वह 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था, 29 अगस्त 1947 को। तो 2 इज़ रॉन्ग, 1 इज़ राइट। आंसर आप देख सकते हो, आंसर इज सी, एक गलत और दूसरा एक सही और दूसरा गलत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे कृत्य को बताया गया है, एक्शन बताया गया है, और ये कहा गया है कि किस अधिनियम के अधीन आता है, ये एक्शन किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कहा गया है कि अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना, यानी कि जो पुलिस या सेना की वर्दी है वह हम बिना पद के जो है नहीं पहन सकते हैं। ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत कहा गया है। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अनऑथराइज तरीके से जो पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म है इसको वियर या वियरिंग नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। इसके तहत जो धारा 6 है उसके अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है। जो दूसरा है कि पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करने या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करने की बात, कि जैसे कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में तैनात है, उसके साथ में अगर आप उन्हें गुमराह कर रहे हो या फिर उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हो तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे साक्ष्य अधिनियम का जिक्र है। अब मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते हो, पढ़े नहीं हो, फिर भी इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, साक्ष्य अधिनियम है, यह बेसिकली जो है पुलिस साक्ष्य एकत्रण की विधि या प्रक्रिया से संबंधित है, कि पुलिस साक्ष्य किस तरीके से एकत्रित करेगी और किस तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, इसकी जो है वह डिटेल तरीके से चर्चा की गई है साक्ष्य अधिनियम में, यानी कि इसको गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ना तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अधीन, ये भी इसके धारा 7 में ऐसा
मेंशन किया गया है। तो धारा 6 में ये हो गया, धारा 7 में ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो मिलान है वह बिल्कुल गलत हो गया। तीसरे मिलान की बात करें कि जो बंदूक या तोप है, जो गन फायर है, इसको जो है ये पर्सनल सेफ्टी जो है, अगर उसका समक्ष कोई जोखिम हो तो दागा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है अन्य लोगों के जोखिम हो तो उसको दागने से संबंधित जो प्रोविज़न है वह आयुध अधिनियम में किया गया है। तो बिल्कुल ये सही है कि जो आप गोला बारूद दागते हो उससे जो पर्सनल जोखिम है या अन्य लोगों को जोखिम है, ये सब इसमें डिफाइन किया गया है। तो ये आर्म्स एक्ट 2019 में डिफाइन किया गया है। तो ये भी सही हो गया। जो राइट आंसर इज बी, ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग था, आप देख लिए हो। ये जो है इसके धारा जो है 7 में है। आज का ये डिस्कशन एंड होता है। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जो यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शेयर करें, और ज़रूर हमारे इस सीरीज़ को कंटिन्यू तरीके से देखें, क्योंकि हम बेहद प्रभावी तरीके से पीवाईक्यू को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए हों तो अभी कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको जल्दी ही मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी कमेंट हमें ज़रूर साझा करें।